जनरल जाहिद साहब, पहले आप ही से आगाज़ करेंगे। एक फॉर्मर डीजीआई का केस, फील्ड कोर्ट मार्शल, और 9 मई का हवाला। बराह रास्त 9 मई का तज़किरा नहीं है, लेकिन जो जनरल साहब के अल्फाज और वाक़यात का चुनाव है वो बराह रास्त लिंक कर रहे हैं उनको 9 मई। आपका तजिया क्या कहता है? थैंक यू वेरी मच नदीम साहब, पहले तो मुझे शौक़ है बुलाने का। मेरी नज़र में पाकिस्तान फ़ौज ने, ये जो इदारे ने फ़ैसला किया है जनरल फैज़ साहब के बारे में, ये सही है या गलत है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ख़ुद एहतसाबी का जो सिलसिला है या फ़ौज के अंदर जो एक सिस्टम है, उसके जो पाकिस्तान के आइन में और कानून में एक ऑफिसर के लिए जो हदूद और कयूद रखी गई हैं, उससे कोई भी बाहर जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ फ़ौज एक्शन लेगी। हम असल में जनरल फैज़ हमीद साहब का ये जो केस है, इसको अभी जो मौजूदा हालात हैं इसमें इसको डिस्कस कर रहे हैं, इस पर बातचीत कर रहे हैं, ये हमारे सामने है। लेकिन अगर आप फ़ौज की हिस्ट्री देखें तो इससे पहले भी सीनियर रैंक के ऑफिसर्स पर मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, जिसमें सियासी वाक़यात भी शामिल हैं और जिसमें करप्शन की भी चीज़ें हैं और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जिनमें उनकी सज़ाएँ हो चुकी हैं। तो अभी का मामला आया था जनरल क्यानी के वक्त, और फिर IGFC के मामला आए थे, बाद में भी इस तरह के वाक़यात आए हैं, उसमें सज़ाएँ में केस आगे चला। लेकिन जनरल फैज़ वाले मामले में मुझे एक चीज़ सरप्राइज़ करती है। अगर इतना रिगरस अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज़्म है, तो मई 2017 में एक पूरी फैमिली को अगर अबडक्ट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, ज़मीनें हथियाने की कोशिश की जाती हैं बाई ए मेजर जनरल रैंक ऑफिसर, तो उसके ऊपर DGI ऐसा ही थे। आपका MI का पूरा सेटअप होता है नज़र रखने के लिए, आर्मी चीफ, किसी ने उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। मेरी नज़र में नदीम साहब, ये तो चूँकि जो भी इंटेलिजेंस है जो जाती है और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की नज़र हर चीज़ पर होती है। आपकी बात यहाँ तक तो सही है कि जब ये उस वक्त हुआ था तो अभी ये इस वक्त ये सिलसिला, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा माजी में ले जाऊँ। का केस है जी, उनका फैक्ट फोकस एक वेबसाइट है, अहमद नूरानी एक द न्यूज़ के साथ जर्नलिस्ट होते थे, वो उसको चलाते हैं। उसमें 2-3 जनरल के असासे पड़े हुए हैं, जिन्होंने वो खबरें शाया की थी वो जर्नलिस्ट केस भुगत रहे हैं, लेकिन मैंने उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होते देखी। देखिए, हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम फ़ौरन ख़बरों पे जज कर लेते हैं। यहाँ इस दौर में इतना कुछ फेक न्यूज़ में, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत कह रहे होंगे या जो खबरें आई हैं वो गलत उसको फेक डिक्लेयर नहीं कर सकते अनलेस कि वो गो थ्रू। लेकिन मैं और आप यहाँ बैठकर उसको सही भी डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो सही इसलिए कि उसमें फैमिली के डॉक्यूमेंट छपे होंगे, चूँकि मेरे पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। जब तक हम एक नतीजे पर पहुँच, देखें आप सिर्फ फ़ौज को, या रिटायर्ड फ़ौज है, यहाँ पे अभी हुकूमत मौजूद है, हुकूमत पाकिस्तान मौजूद है, यहाँ वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं, सूबाई हुकूमतें हैं। अगर ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी उनको ट्राई कर सकता है। अगर वहाँ पे उनके पास सबूत मौजूद हैं तो वो उसको करेंगे। आपके ख्याल में एक वज़ीर आज़म के पास इख्तियार होता है एक जनरल को ट्राई कर? अगर इख्तियार नहीं है तो फिर वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म न कहे, हर एक ने नहीं। आप कह सकते हैं, मेरे लिए, हम सब के लिए वज़ीर आज़म है जब तक वो बैठे हुए हैं, अनटिल अनलेस कि वो साबित ना करें अख्तियार है या नहीं है। देखें, ये वो बातें हैं जो हम करते रहेंगे इस मुल्क ने, और हम इसको किसी तरफ भी नहीं ले जा सकेंगे। जो मौजूदा हुकूमत होगी, जो मौजूदा पावर में लोग बैठे होंगे, वो अपने माजी के लोगों को ब्लेम करते रहेंगे, और जो माजी में लोगों ने जो हुकूमतें की हैं वो बैठे, तो हम कहीं भी नहीं जा रहे, हम स्कटल करेंगे सारे सिस्टम। बिलाल साहब से पूछते हैं। बिलाल साहब, इमरान खान की हुकूमत में एक जनरल साहब के किसी बिज़नेस और कारोबार की पाकिस्तान से बाहर तफसील छपी थी। उनसे इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बताया है कि जायज़ राय से सारा कुछ हुआ है, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, एंड प्राइम मिनिस्टर वाज सेटिस्फाइड कि उन्होंने कहा ये जायज़ राय से, विदाउट गोइंग थ्रू एनी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। तो ये आपको सूरत मैसर है? ये नवाज शरीफ के केस में पनामा में जब वो उनका मेफेयर अपार्टमेंट्स का केस आया था तो इकामा की बुनियाद पर डिस्क्वालिफिकेशन हो गई थी, तो उस वक्त क्या ये सूरत मैसर थी कि नवाज शरीफ ने कहा नहीं करप्शन नहीं है, मेरे अब्बा जी की सारी जायदाद है, गल्फ स्टील मिल से बनाई है उन्होंने? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, खान साहब तो बहुत ही भोले और सादा इंसान है, तो उन्होंने तो वो वाला भी केस इसी तरह सुन के मान लिया, और उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनाब, मुझे उन साहब ने कहा था कि ये तो मेरे पैसे हैं, जो नेशनल क्राइम एजेंसी के पैसे आए थे, जो कि पाकिस्तान के अवाम के पैसे थे, जो एक सेटलमेंट मनी यूके में पे की गई थी। पाकिस्तान जब वो आई तो वापस उसी शख्स की जेब में डाल दी गई जिसने जुर्माना अदा किया था, बजाय इसके कि अवाम के ऊपर वो इस्तेमाल होता। तो तभी उन्होंने कैबिनेट का फ़ौरन इस्तेमाल करके ये काम किया था। तो खान साहब तो इसी तरह की भोली और सादी एक्सप्लेनेशंस देते हैं। देखिए, जहाँ तक बात है इस पर्टिकुलर केस की और आज की, जो जनरल फैज़ वाले मामले पे मैं चाहता हूँ आप फोकस रहें। जी, जनरल फैज़ हमीद साहब के मामले के बहुत बड़ा मामला है। अगर फ़ौज ने इसको बहुत ट्रांसपेरेंटली आगे बढ़ाया तो फ़ौज का दायरा पहले से ज़्यादा तवाना और मजबूत होगा।
जितना शफाफियत के साथ आगे बढ़े? जी देखिए, मेरे ख्याल से एक तो जो जनरल साहब ने बात की ना, पहले भी ये बात आई है कि एक तो इस लेवल के ऑफिसर का या एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर का इस तरह कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स होना ये कोई नई बात नहीं है। बट हैविंग सेड दिस, रैंक के अलावा इस प्रोफाइल के ऑफिसर शायद मेरे ख्याल से जो रिसेंटली रिटायर्ड DGISI हों, जो ज़हन में होगा असगर खान केस ज़हन में है आपके? सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आया था, जनरल असद दुरानी ने एफिडेविट भी जमा कराया हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसके ऊपर ऑर्डर है जनरल बेग के लिए भी और जनरल दुरानी के लिए भी। आपकी कोई हुकूमत उनको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। जनरल दुरानी इज़ ए वेरी गुड ऑफिसर, लेकिन एक वायलेशन हुई है जिसके ऊपर उन्होंने खुद एफिडेविट जमा कराया हुआ, जी सर। नहीं तहकीक हो सकती। और नदीम साहब, ये जो पर्टिकुलर केस है, देखिए इसके अंदर अब आज आई थिंक आई वाज वाचिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो DGISPR ने फिर से वही फैक्ट दोहराया कि एक टॉप सिटी का केस है, दूसरा पोस्ट रिटायरमेंट वायलेशंस, दोनों के ऊपर उन्होंने कहा कि हमने तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी कर दी, फैक्ट से सर्टेन हो गए, ठोस शवाहिद आपने भी प्ले किया। उन्होंने साथ कह दिया एक सियासी ग्रुप की माँ के ऊपर। जी, और उन्होंने फिर कह दिया कि अब इसके ऊपर कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई हैं। तो देखिए ये तो आई थिंक खुशाइन बात है, क्योंकि काफ़ी लोगों का ख्याल था शायद इस तरह का स्टेप शायद नहीं लिया जाएगा, और ये मेरे ख्याल से इट इज़ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड आई होप कि मंतकी अंजाम तक ये जाएगी, और लग भी ये रहा है। तो बाकी हमारे पास अभी इतने ही फैक्ट्स हैं, इसके ऊपर तो क्या असराई करना आई थिंक अच्छा शायद नहीं होगा, मगर बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स इट सीम्स लाइक दिस प्रोसेस इज़ मूविंग फॉरवर्ड। मेरा ख्याल है जो बात फैज़ हमीद साहब के अरेस्ट के बाद हुई थी और जो आज की गई है वो बातें कंसिस्टेंट भी हैं, और उसमें उसी ट्रैक की बातें चल रही हैं। जो आपका ख्याल है कि 9 मई में दोनों का रोल है? जी देखिए, 9 मई के हवाले से मैं मोहतात होना चाहता हूँ। खान साहब का तो बिल्कुल रोल है, ये हमारा दावा नहीं है, ये तो कैमरों पे वीडियोस में DGISPR के अल्फाज का जी तो देखिए मैं सियासी ग्रुप की माँ की जी बिल्कुल, और ये हो भी एक ही सकता है। तो देखिए मैं अगर तो आपकी माँ पर किया था तो आप बता दें। नहीं, आप PTI वालों से पूछे तो वो तो कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, पहले ये कहते थे कि हमने करवाया, हमने PTI के लोगों को सड़कों में भेजा था, ये उनका दावा था। ग्रुप जिसका जनरल साहब जिक्र कर रहे थे वो PMLN है या PTI है? नहीं जी बिल्कुल, अगर 9 में तो PTI ने ही किया है। वो ग्रुप जिसका जनरल साहब ने जिक्र किया वो ग्रुप कौन सा है, PMLN या PTI? तो आई थिंक सियासी इमाम उस टाइम के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब थे। 9 मई के वक्त वो वज़ीर आज़म नहीं, 9 मई के वक्त तो PTI ही। 9 मई के दिन का जिम्मेदार एक अगर कोई भी सियासी जमात कौन सा है जिसका DGISPR ने जिक्र किया? जी देखिए, सियासी ग्रुप 9 मई के दिन तो PTI था। बाकी देखिए, I don't want to put words into the DGISPR's mouth। भाई you use this statement ना कि वो एक सियासी ग्रुप की माँ के ऊपर मखसूस। जी देखिए, बात ये कि अगर ये सर्टेन हो जाता है, और आपने जो बाद में वो जुमला चलाया जो बड़ा मायनी खेस है जो आपके उसमें था, इफ़ यू अलाउ, सॉरी आई रियलाइज आपने अहमद अवैस साहब की तरफ जाना है। आपने कहा कि अगर एक ऐसे शख्स को सियासी या ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करता है जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट के ताबे है, तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कानून अपना रास्ता फिर अपनाएगा। मिलिट्री एक्ट की कार्रवाई की निशानदेही कर रहा है ना स्टेटमेंट। तो देखिए, अहमद अवैस साहब से पहले पूछ लें। अहमद अवैस साहब, आपने पूरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मेन फोकस, 2-3 इशूज़ को एड्रेस किया, लेकिन एक मेन फोकस जनरल फैज़, और फिर ये एक सवाल है जिसके ऊपर मेरा ख्याल ये है कि एक आने वाली बड़ी सियासी जो और कानूनी भी जंग होगी, वो इमरान खान का केस मिलिट्री कोर्ट्स में मुमकिन तौर पर चलाए जाने के हवाले से एक डायरेक्शन सेट होती नज़र आती है। आपका रद्द-ए-अमल इसके ऊपर क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी डिस्कशन मैंने सुनी है, अब भी सुनी है, जनरल साहब की बातें सुनी हैं और आज की डिस्कशन भी, और ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है DG साहब की वो भी सुनी। देखिए, मैं तो इसको खुशाइंद इस नुक्ता नज़र से कहता हूँ कि आर्मी जो है वो एक डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है, अदारा है, और यहाँ पे किसी को ज़रा सी भी डिसिप्लिन के वायलेशन जो है ना उसको बड़ा स्ट्रिक्टली टेकअप करना चाहिए, और उसमें माफ़ी का कोई चांस नहीं होना चाहिए। मैं आई क्वाइट एग्री विद इट। इसलिए ये अगर हाथ डाल रहे हैं और ये ऐसा कर रहे हैं तो ये ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि देखें, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो चुके हैं कौम के अंदर। इवन जो अभी जनरल साहब भी कह रहे थे कि जी एक तो बात बड़ी क्लियर है 9 मई के वाक़े से, 9 मई का वाक़ा जो है इटसेल्फ बहुत डाउट क्रिएट करता है और उनको बहुत मुख्तलिफ आस्पेक्ट से देखने वाली बात है। तो ये तमाम बातों को जब आप करेंगे तो जो जहाँ जहाँ देखिए, मैं समझता हूँ कि चीफ आर्मी स्टाफ बीइंग अ वेरी बिजी पर्सन, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी मैटर्स, बहुत सारे मैटर्स जो हैं वो उनकी नज़र में होते हैं, और उन्होंने बहुत सारी बातों को ऊपर ध्यान भी देना है, इंस्टेंट ऑर्डर पास कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहा है। उनके अंडर कमांड ऑफिसर जो हैं, जहां वो कह रहे हैं कि रिटायर्ड ऑफिसर जो है वो फौज में वो पॉलिटिक्स में अगर मुलविस हो गया तो वो
आर्मी एक्ट के तहत वो 5 साल के पीरियड के अंदर आता है तो उसको सज़ा का मुस्तहिक है और ये जुर्म है और उसका ट्रायल होना चाहिए। ठीक है, अगर उस कानून ये कहता है तो कानून का रास्ता तो चलेगा, अच्छी बात है। लेकिन जो हाज़र सर्विस ऑफिसर जो हैं, जब वो पॉलिटिक्स में मुलविस आपको नज़र आएँ तो ट्रांसपेरेंसी तो तभी कायम रहेगी और क्रेडिबिलिटी तो तभी होगी कि आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें और पता लगे सबको कि हाँ, एक जनरल को पकड़ा है तो दूसरे ऑफिसरों को भी पकड़ा गया है जो पॉलिटिक्स में मुलविस है। मैं एक लिटमस टेस्ट के तौर पे, मिसाल के तौर पे, एक बड़ा मामूली सा एक सिंपल लिटमस टेस्ट आपके सामने पेश करता हूँ। इलेक्शन हो गए, जैसे कैसे, मैं उसकी कंट्रोवर्सी में नहीं जा रहा इस वक्त, रिगिंग हुई नहीं हुई, कौन मुलविस था, किसकी वहाँ पे हुआ, कैसा हुआ, हो गए। उसके बाद सेनेट के इलेक्शन हुए। आपको पता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है जब इलेक्शन के लिए आती है और अपना कैंडिडेट खड़ा करती है, वो कैंडिडेट के पीछे उसकी पूरी उम्र का एक हिस्सा लगा हुआ होता है, उसकी कंट्रीब्यूशन होती हैं, उसने एज ए वर्कर, एज ए पॉलिटिकल लीडर उसने बहुत काम किया होता है और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको चांस मिलेगा एक्सेल करने का अपनी क्वालिटीज़ का और पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के लिए। अब ये इलेक्शन होता है सेनेट का, नून लीग ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया, पीपल पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा किया और जो ये थी MQM जो थी, इन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। तीनों पार्टीज ने अपने कैंडिडेट को छोड़ के किसके कहने के ऊपर एक नॉन पार्टी पर्सन जो कि अभी केयर टेकर सेटअप में मौजूद था और मोहसिन नकवी साहब को, वो सेनेट के लिए खड़े हो गए। इन तीनों बड़ी पार्टीज ने जो कोलिशन पार्टनर्स हैं अपने कैंडिडेट छोड़ के उसको वोट दिए। क्यों, किसके कहने पे दिए और क्यों दिए? नंबर एक सुनिए, फैसल बाडा, फैसल बाडा जी, बिल्कुल हुआ कि तीनों सियासी जमातों ने मोहसिन नकवी को वोट दिया। यस, कैसे मुमकिन है? इसलिए कि इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई पीछे मौजूद था। बड़ी क्लियर है बात, ये तो कोई इसमें कोई ये रॉकेट साइंस तो है ही नहीं। ये बाडा, फैसल बाडा डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है, वो उसको ये तीनों पार्टियां वोट दे रही हैं। इसी तरह से, और मैं आपको बताता हूँ वाकयात, मैं मोटे मोटे वाकयात बता रहा हूँ। देखिए, इलेक्शन होने से 8 फरवरी का, मुझे ब्रेक की तरफ जाना, मुझे ब्रेक ले लेने दे, ब्रेक ले ले। लेकिन आपसे मैंने वो मिलिट्री कोर्ट वाला सवाल मेरा अधूरा रह गया, वो आपसे मैंने जवाब लेना है। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा।